अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिज़नेस फाइनेंस के लेक्चर नंबर 7 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और ये चैप्टर अब हमारा तकरीबन अख्ताम को पहुंचा है। एक लेक्चर हमारा इसमें और रहता है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पिछले लेक्चर में हमने पार्टनरशिप के बारे में बात की कि पार्टनरशिप क्या लीगल फॉर्म ऑफ बिज़नेस है, पार्टनरशिप किस तरह बनते हैं, पार्टनरशिप के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। उस लेक्चर का लिंक मैं ऊपर दे रहा हूं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पिछले और जितने भी हमने लेक्चर कवर किए हैं उनके लिंक मैं दे रहा हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहां से आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीगल फॉर्म ऑफ बिज़नेस में जो सबसे सोफिस्टिकेटेड और सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे बड़े बिज़नेस फॉर्म के बारे में है, और वो है कॉरपोरेशंस या जॉइंट स्टॉक कंपनीज जिसको हम कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में आते हैं, और डेफिनेशन जो ये मैंने इन्वेस्टोपीडिया से गालिबन ली है, ये इंतहाई कम्प्रिहेंसिव किस्म के डेफिनेशन है। वैसे तो अगर इस डेफिनेशन को ही आप समझ लें तो इसमें आपका सारा टॉपिक कवर हो जाता है। ये कहता है कि a company is a voluntary association of persons recognized by law having a distinctive name, a common seal, formed to carry on business for profit with capital divisible into transferable share, limited liability, a corporate body and perpetual succession। हम इसमें तकरीबन तमाम जो खसूसियात हैं कंपनी की या कॉरपोरेशन की उसको समराइज़ किया गया है। कि कंपनी सबसे पहले तो वॉलंटरी एसोसिएशन होगी, आप किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ मिला के कंपनी नहीं बना सकते। फिर उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, चूँकि ये एक लीगल फॉर्म ऑफ बिज़नेस है तो ये रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ होता है, किसी ख़ास कानून के तहत बनता है। हैविंग अ डिस्टिंक्टिव नेम, इसका नाम जो है वो डिस्टिंक्टिव होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने एक कंपनी बनाई और आप भी उसी नाम की बना लें, या मुख्तलिफ़ ममालिक में कुछ कंपनीज़ के नामों पे पाबंदी होती है, उन नाम से आप कंपनी नहीं बना सकते। वो किसी भी मुल्क का कंपनीज़ एक्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। फिर फॉर्म टू कैरी ऑन बिजनेस फॉर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए होगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कंपनी के तौर पे रजिस्टर नहीं हो सकती। उसके बाद इसका जो कैपिटल है ये बहुत सारे छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड होता है, डिविजिबल होता है, और इसमें जो ओनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसकी बॉडी कॉरपोरेट होती है, कॉरपोरेट बॉडी क्या है आगे जाके हम पढ़ेंगे। और परपेचुअल सक्सेशन होती है, इसकी जो लाइफ है वो लिमिटेड नहीं होती, किसी ख़ास इवेंट के साथ नहीं होती, बल्कि अगर इसको वाइंड अप करना हो, क्लोज़ करना हो या कंपनी ने मरना हो तो इसका एक ख़ास तरीक़ाकार है, उसके तहत जाएंगे। इसको मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर पे बात करते हैं और फिर एक एक कैरेक्टरिस्टिक को इन डिटेल देखते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उसका मतलब क्या है। कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर अगर आप देखें तो सबसे पहले ये एक लीगल पर्सन होता है। कानून की नज़र में ये एक शख्स की तरह होता है, ताहम ये एक नेचुरल नहीं बल्कि लीगल पर्सन होता है। लीगल पर्सन और नेचुरल पर्सन का फ़र्क आगे जाके हम ज़रा डिटेल में देखते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल या जुरिडिकल पर्सन होता है। परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एग्जिस्टेंस इसकी होती है। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी होती है, फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है शेयर बिजनेस में, और ये अपने ही नाम से कंपनी एसेट्स ले भी सकती है, ख़रीद भी सकती है, अपने नाम पे रख भी सकती है और बेच भी सकती है। उसके बाद इसको कोर्ट में इसके अपने नाम से सू किया जाता है, कोर्ट केस इसके ख़िलाफ़ हो सकता है, और ये भी कोर्ट में किसी के ख़िलाफ़ अपने ही नाम से कंपनी केस कर सकती है। और सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और ओनरशिप जो है कंपनी में अलग अलग होती हैं, और कंपनी की एक कॉमन सील होती है जो कंपनी के सिग्नेचर के तौर पे काम करती है। और फिर इसके डिसोल्यूशन, मतलब ये कंपनी जब मरती है एक्चुअली ये कंपनी की मौत होती है जिससे कंपनी ख़त्म हो जाती है। अब इन सारे कैरेक्टरिस्टिक को हम जल्दी एक एक करके समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। लीगल पर्सन का मतलब क्या है? इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज़ कंसीडर्ड एज अ पर्सन इन द आई ऑफ लॉ। आई ऑफ लॉ में ये एक पर्सन की तरह ही होता है।
लेट्स सपोज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन एक कॉरपोरेशन है, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है। तो जिस तरह आप और मैं कानून की नज़र में अशख़ास हैं, हमारे कुछ राइट्स हैं, हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम अपना हक मांग सकते हैं। हक मांगने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह एक कंपनी भी अपने राइट्स के लिए किसी को सू कर सकती है या कंपनी को सू किया जा सकता है। लेकिन फिर पॉइंट वही कि इट इज़ अ लीगल पर्सन, नॉट अ नेचुरल पर्सन, या इसको हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं इट हैज़ नो बॉडी एंड माइंड ऑफ इट्स ओन। अब ऐसा नहीं कि आप कहें चूंकि ये पर्सन है तो इसकी बॉडी भी होगी अपनी, इसका माइंड भी होगा जिस तरह नेचुरल पर्सन का होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। जब आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन है तो इसका मतलब है कुछ राइट्स इसके नहीं होते। मसलन कंपनी, एक हम कहते हैं कि एक लीगल पर्सन है, तो कंपनी जो है वो कहे कि जी मुझे वोटिंग राइट भी चाहिए, तो वोटिंग राइट इसका नहीं है। या किसी भी सिटीज़न के जिस तरह बेसिक राइट्स प्रोटेक्टेड होते हैं, उस तरह कुछ बेसिक राइट्स इसके नहीं होते, बिकॉज इट इज़ नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट इज़ अ जुरिडिकल और अ लीगल पर्सन एंड इट्स आर्टिफिशियल इन नेचर। कानून की नज़र में एक शख्स है लेकिन ये नेचुरल शख्स की तरह नहीं है। और ये बातें किसी भी मुल्क के कंपनीज लॉ जो होता है या कॉरपोरेट लॉ जो होता है उसमें बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि कौन से राइट्स हासिल हैं और कौन से राइट्स इसको हासिल नहीं हैं। उसके बाद परपेचुअल एग्जिस्टेंस, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की तरफ जाना पड़ेगा। पार्टनरशिप में क्या होता है, बल्कि पहले हम इसको देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि मालिक अगर फौत हो जाए तो बिजनेस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, वो बिजनेस एंटिटी ख़त्म हो जाती है। अगर कोई और बंदा उसका मालिक बनता है तो वो एक नया बिजनेस समझा जाता है। पार्टनरशिप में से अगर एक भी पार्टनर निकलता है तो वो बिजनेस ख़त्म हो जाता है, वो एक नए बिजनेस के तौर पे आता है। कंपनी जो है, कंपनी की जो लाइफ है, जो एग्जिस्टेंस है, वो परपेचुअल होता है, यानी कंटिन्यूस होता है। अ कंपनी हैज़ अ लाइफ ऑफ इट्स ओन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स। मेंबर्स के लाइफ के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर एक कंपनी है और उसके ओनर्स या शेयर होल्डर्स जो हैं वो 1 लाख हैं और एक के 1 लाख भी मर जाएं तो भी कंपनी की एग्जिस्टेंस पे उसका कोई असर नहीं होता। या एक के 1 लाख भी अपने शेयर सेल करके किसी और को दे दें तो कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ता। सो द डेथ ऑफ अ मेंबर विल नॉट अफेक्ट द लाइफ ऑफ द कंपनी। कंपनी हैज़ इट्स ओन सेपरेट लाइफ फ्रॉम इट्स owners or members or even its employees, CEOs, board of director, whosoever is associated with the company. Company has its own separate existence और इसका perpetual existence होता है और continued होता है। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी में जो सबसे अहम चीज़ है कि वो लाइबिलिटी जो मालिक की होती है वो लिमिटेड होती है। जो अब तक हमने पढ़े सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप हमने पढ़े, उसमें बार बार हमने जिक्र किया कि द ओनर्स लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय देम। कंपनी अगर करोड़ों का भी नुकसान कर दे लेकिन उसमें आपका शेयर 100 रुपये का है तो आपकी लाइबिलिटी उस 100 रुपये तक महदूद है। आपके वो 100 रुपये तो डूब सकते हैं लेकिन आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो उस पर किसी का कोई क्लेम नहीं। और यही वजह है कि कंपनीज के बारे में कहा जाता है कि दीज आर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज, और इनके नाम के साथ भी जब लिमिटेड लिखा हुआ होता है तो वहाँ भी लिमिटेड का यही मतलब होता है कि कंपनीज में ओनर्स की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है टू द शेयर ऑफ देयर ओनरशिप इन द कंपनी। उसके पर्सनल एसेट्स तक उसके क्रेडिटर्स की रसाई नहीं होती। उसके बाद आता है फ्रीली ट्रांसफरेबल। अब यहाँ फिर वहाँ पे जो एक
बड़ा डिफरेंस आता है हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के साथ, कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में हमने कहा था कि वो मालिक जो है अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो मालिक होता ही एक है, तो अगर वो बिज़नेस किसी और को बेचता है तो वो एक नया बिज़नेस समझा जाता है। पार्टनरशिप में हमने कहा था अगर इवन मैक्सिमम 20 पार्टनर्स भी हैं और उनमें से एक पार्टनर भी चाहे दूसरों के कंसेंट से ही क्यों ना हो अपना शेयर किसी और को बेच देता है, तो उसके बाद वो बिज़नेस एक अलग बिज़नेस समझा जाएगा, एक दूसरा कारोबार समझा जाएगा। जायंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं होता। इसके शेयर्स जो होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। आप शेयर्स जो है वो बेच सकते हैं, आप ख़रीद सकते हैं, किसी को गिफ्ट में दे सकते हैं, उनके साथ जो आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कंपनी पे इसका कोई असर नहीं होगा। उसके बाद कंपनी अपने ही नाम से एसेट्स खरीद सकती है और बेच सकती है। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में जब आप कोई एसेट लेते हैं तो वो उसके मालिकों के नाम पे होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी मालिक के नाम पे होता है। कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में कंपनी के अपने एसेट्स होते हैं, कंपनी के नाम पे ही होते हैं। आप सुनते हैं कॉरपोरेशंस में कि जी ये ज़मीन पीआईए की है, ये पीआईए का होटल है, ये जो है वो फलानी सीमेंट कंपनी है, ये उसकी ज़मीन है। उसके मालिक कौन है, शेयर होल्डर्स हैं, लाखों में हैं, कोई नहीं जानता कौन है और कौन नहीं है। लेकिन कंपनी अपने नाम से वो एसेट्स ख़रीद सकती है और बेच सकती है। अब जाहिर है कंपनी ख़ुद तो किसी से बार्गेन नहीं करती, कंपनी के बिहाफ पे उसको चलाने वाले लोग ही करते हैं, लेकिन नाम और सील कंपनी का इस्तेमाल होता है। अच्छा, कंपनी चूँकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक लीगल पर्सन के तौर पे है, तो कंपनी को आप सू कर सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ अदालत में केस कर सकते हैं और कंपनी भी आपके ख़िलाफ़ केस कर सकती है अदालत में अपने ही नाम से। जैसे कोई एक आम इंसान कर सकता है, बिल्कुल उसी तरह कंपनी को ये लीगल राइट हासिल है कि वो आपके ख़िलाफ़ केस करे। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट है कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब पिछले जो बिजनेसेस हमने पढ़े उसमें मैनेजमेंट और ओनरशिप जो है वो मालिकों तक ही महदूद होती थी, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। अ कंपनी इज मैनेज थ्रू अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स। अ मेंबर हैज़ नो राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ इट्स डे टू डे अफेयर्स। अब कंपनी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करती है। एक कंपनी है, उसके आपके पास शेयर्स हैं, तो आपको ये इख्तियार नहीं कि जाके आप उसके मैनेजमेंट में भी हिस्सा लें। मसलन पीआईए के आपने 100-200 शेयर ख़रीद लिए और उसके बाद आप जाके जहाज़ की जो है ना कॉकपिट में घुस गए कि जी चूँकि मैं मालिक हूँ, मैं शेयर होल्डर हूँ, तो जहाज़ अब मैंने चलाना है। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। कंपनीज जो होती हैं उनकी मैनेजमेंट उनके ओनर्स से मुख्तलिफ होती है और उसके ओनर्स ही इलेक्ट करते हैं कुछ लोग जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। हर कंपनी के नंबर ऑफ़ मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुख्तलिफ होते हैं। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक चेयरमैन होता है जो उस बोर्ड को लीड करता है। फिर कंपनी के अफेयर्स को रन करने के लिए वो आप सीईओ मुकर्रर करते हैं। सीईओ के नीचे बहुत सारे दूसरे लोग होते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉइज़ होते हैं और वो उस कंपनी को रन करते हैं। मालिक जो है, जस्ट बिकॉज ही इज़ एन ओनर, ही कैन नॉट रन द ऑर्गेनाइजेशन बाय हिमसेल्फ। तो मैनेजमेंट जो है वो मिल्कियत से बिल्कुल डिफरेंट होती है जायंट स्टॉक कंपनीज में। उसके बाद कॉमन सील। एवरी कंपनी शुड हैव अ कॉमन सील ऑफ इट्स ओन। इट इज़ सिमिलर टू द सिग्नेचर ऑफ अ नेचुरल पर्सन। जिस तरह एक आम बंदा होता है, आप और मैं अगर जाते हैं कोई डील करते हैं, किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं, कोई सेल परचेज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने सिग्नेचर करते हैं, अपना थंब इम्प्रेशन लगाते हैं। तो सील को समझ लें कि ये कंपनी का थंब इम्प्रेशन है।
और जब कोई भी कंपनी के साथ डीलिंग होती है, उसके साथ कोई एग्रीमेंट होता है, उसमें कोई रेजोल्यूशन पास होता है, तो उसके नीचे कंपनी की सील लगती है। अगर कोई कंपनी है और वो बैंक में अकाउंट खोलना चाहती है तो अकाउंट ऑपरेट करने वाले लोग डेफिनेटली होंगे, लेकिन उन ऑपरेट करने वाले लोगों को भी ऑथोराइज किससे करते हैं? वो कंपनी की सील से उनकी ऑथराइजेशन होती है, जो कंपनी का सेक्रेटरी लगाता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होती है, जो वो डिसाइड करते हैं कि हम फलाने बैंक में अकाउंट खोलेंगे, इस मकसद के लिए खोलेंगे और फलाना 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 शख्स जो है उस अकाउंट को ऑपरेट करेंगे। और वो रेजोल्यूशन फिर बैंक को एडवाइस कौन करता है? सेक्रेटरी करता है, जो उसके नीचे कंपनी की सील लगाता है। अगर कंपनी की सील नहीं है तो वो कंपनी के साथ डील नहीं समझी जाएगी। तो हर कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है। उसके बाद आते हैं डिसोल्यूशन की तरफ। अब पिछले जो हमने पढ़े पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें अगर मालिक मर जाता था या मालिकों में से एक मर जाता था तो बिजनेस ऑटोमेटिकली डिज़ाल्व हो जाता था, उसकी हैसियत ख़त्म हो जाती थी और फिर अगर कोई और वली वारिस हो गया वो चलाता है तो वो एक सेपरेट बिजनेस समझा जाता था। कंपनी में ऐसा नहीं होता, जैसा कि हमने कहा इसका परपेचुअल सक्सेशन है कि कंपनी जो है वो गोइंग कंसर्न होती है, वो चलती रहती है। जब कंपनी को डिज़ाल्व करना होता है तो जिस तरह इसको कानून क्रिएट करता है, बिल्कुल इसी तरह इसको डिज़ाल्व भी कानून करता है। अगर कंपनी की यूज़फुलनेस ख़त्म हो जाए, अगर वो कंपनी मज़ीद चल नहीं पाती या उसके बाद उसका दिवालिया निकल जाता है तो उसको डिज़ाल्व भी कानून के ज़रिए किया जाता है और उसको वाइंडिंग अप कहते हैं कि कंपनी जो है वो वाइंड अप हो गई, जो कि एक्चुअली कंपनी की डेथ होती है, कंपनी मर जाती है। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो जनरली आप लोग सुनते हैं और सोचते हैं कि इनका मतलब क्या है। वो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो है यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर इसके अलावा कंपनीज़ के हवाले से कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको आप समझना चाहते हैं तो बेशक आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर मुझे पता होगा तो मैं वैसे ही बता दूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं रिसर्च करके आपको बता दूंगा कि इन टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब क्या होता है। एक होता है आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ जब कंपनीज जो होती हैं, कंपनीज दो तरह की होती हैं, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड होती हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई भी बंदा जो है वो उसके शेयर्स ले सकता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो एक फैमिली तक या एक ग्रुप तक, कुछ दोस्तों तक महदूद होती हैं जो कि उसके शेयर पब्लिक में नहीं बेचते। अगर जी वो बेच सकते हैं, अगर वो बेचना चाहें, वो ट्रांसफ़र करना चाहें, लेकिन नॉर्मली नहीं होते। तो अगर कोई कंपनी एक रजिस्टर ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे हो गई या पहले प्राइवेट लिमिटेड थी और अब पब्लिक में जाना चाहती है, पब्लिक को शेयर्स बेचना चाहती है, तो पहले पहले जो शेयर्स वो पब्लिक को बेचते हैं उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं, जब शेयर पहली दफ़ा जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है। उसके बाद अंडर राइटिंग। नॉर्मली जो शेयर्स हैं वो जब बेचे जाते हैं तो नॉर्मली अंडर राइटर्स के थ्रू बेचे जाते हैं। अंडर राइटिंग लफ्ज़ जो है ये निकला कहाँ से है? होता ये था कि पुराने ज़माने में जब वो कोई शिपर्स होते थे, फ़र्ज़ करो मेरी शिप है और उस पर मैं लोगों का कोई करोड़ों का सामान लेके जा रहा हूँ। अब अगर वो इंश्योरेंस से पहले की बात है, जब इंश्योरेंस नहीं होती थी, तो अगर जहाज़ डूब जाता था तो उससे क्या होता था कि बहुत हैवी लॉसेस हो जाते थे और दिवालिये निकल जाते थे बिजनेसेस के। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और इस रिस्क को तकसीम करने के लिए क्या किया जाता था कि उस पर सारे सामान की तफसील लिख दी जाती थी। उस पे किस डेट को जहाज़ निकलेगा, किस रूट से जाएगा, कहाँ पहुँचेगा और इस पे कितने का माल है, वो सारा लिख के और एक जगह लगा दिया जाता था। अब उस पे लोग आते थे बहुत सारे, आप जैसे मेरे जैसे, वो एक ख़ास अमाउंट उनको ऑफ़र की जाती थी कि लेट्स सपोज उन्होंने कह दिया कि 1 लाख रुपए तक अगर आप रिस्क बर्दाश्त करते हैं तो आपको लेट्स सपोज 2,000 रुपये दिए जाएंगे। तो अब बहुत सारे लोग जो रिस्क टेकर्स होते थे वो आते थे और उसके नीचे लिख देते थे कि मैं इसका कितना रिस्क ओन करता हूँ, और ये तब तक चलता था जब तक कि
सारा रिस्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता था। अब लेट्स सपोज 1 करोड़ का सामान जा रहा है और 100 लोगों ने 1-1 लाख का रिस्क अपने ज़िम्मे ले लिया, तो अब अगर जहाज़ डूबता है तो 100 लोगों पे वो नुकसान तकसीम हो जाता है। वो 1-1 लाख रुपया जो है वो पे करते थे, उन लोगों का नुकसान पूरा हो गया और यहाँ वो नुकसान 100 लोगों में तकसीम हो गया, तो बिजनेस बिल्कुल कोलैप्स नहीं होते थे। और लेकिन अक्सर डूबते नहीं हैं, जहाज़ पहुँच जाते हैं, कभी कभार ही डूबते थे। तो जब पहुँच जाते थे तो वो जो लोग जिन्होंने नीचे अंडर राइटिंग, दे रोट अंडर दैट एग्रीमेंट, उसके नीचे जो अपने नाम लिखते थे और रिस्क एक्सपोजर कितना रिस्क वो ओन करते थे, उनको फिर उनकी जो अमाउंट थी, जो कमिटेड अमाउंट थी, वो मिल जाती थी और इस तरह उनको मुनाफा हो जाता था। ये इट वाज सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग, जो कि बाद में इवाल्व होकर इंश्योरेंस में कन्वर्ट हो गया। तो ये अंडरराइटिंग टर्मिनोलॉजी वहाँ से निकली है। यहाँ पे आईपीओ या कॉरपोरेशंस में जो अंडरराइटिंग होती है वो ये होता है कि जब इनिशियल पब्लिक ऑफर होती है तो नॉर्मली जो आपके इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं वो या अंडरराइट करते हैं एक प्रीमियम, एक ख़ास कमीशन के लिए, आपके शेयर्स जो हैं वो पब्लिक में बेचते हैं, या फिर सारे के सारे शेयर एक डिस्काउंटेड रेट पे ख़रीद लेते हैं और उसके बाद आगे जाके वो मार्केट में बेचते हैं और उससे मुनाफा कमाते हैं। तो इसको अंडरराइटिंग कहते हैं। अंडरराइटिंग जब आप पहली दफ़ा शेयर्स को मार्केट में किसी के लिए बेचते हैं। अच्छा, उसके बाद जो वर्ड लिमिटेड है, आप बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं उनके साथ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड या फिर सिर्फ लिमिटेड का लफ्ज़ लिखा हुआ देखते हैं। सबसे पहले तो लिमिटेड का लफ्ज़ जहाँ पे आता है उसका मतलब ये है कि ये एक कंपनी है रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, या किसी भी मुल्क का जो कंपनी का कानून है उसके तहत ये कंपनी रजिस्टर है। और यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड लाइबिलिटी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या है। प्राइवेट लिमिटेड जब लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब है कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, इसके शेयर्स पब्लिक के पास नहीं है, बल्कि एक मखसूस ग्रुप के पास इनके शेयर्स हैं और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिनके साथ लिमिटेड नहीं लिखा होता। मसलन नेशनल बैंक भी एक कॉरपोरेशन ही है, लेकिन नेशनल बैंक के साथ आपने लिमिटेड का लफ्ज़ कभी नहीं देखा होगा। उसकी वजह क्या होती है कि नेशनल बैंक के पीछे क्या है, सॉवरेन गारंटी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटी आ गई तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपकी अपनी लाइबिलिटी को लिमिटेड नहीं करता शेयर्स तक, बल्कि जितना लॉस हुआ है सारे क्रेडिटर्स को उनका लॉस पूरा करके देता है। तो इसलिए जो सॉवरेन गारंटी होती है नॉर्मली जिन ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे लिमिटेड का लफ्ज़ नहीं होता। पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, इसका डिफरेंस हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और उसके बाद क्या कंपनी मरती है, अगर ये पर्सन है तो पर्सन तो मरता है, तो कंपनी मरती है लेकिन उसका लीगल डेथ होती है। और जिसको हम वाइंड अप कहते हैं, जिस कानून के तहत कंपनी बनती है उसी कानून में कंपनी के वाइंड अप का तरीका भी लिखा हुआ होता है कि जब कंपनी मज़ीद परफॉर्म नहीं कर सकती, कंपनी का दिवालिया हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, या उसका बिज़नेस ही ख़त्म हो गया, अब मार्केट में उसका बिज़नेस नहीं है, तो उसके बाद कंपनी जो है वो वाइंड अप हो जाती है। जनरली वैसे कंपनियां वाइंड अप नहीं होती, बल्कि क्या हो जाता है कि वो मर्जर्स हो जाती हैं या कुछ एक्विजिशंस हो जाती हैं। इस तरह के तरीके से वो जो पहला नाम होता है वो ख़त्म हो जाता है और वो नई कंपनी का हिस्सा बन जाती हैं। तो जनरली मर्जर्स और एक्विजिशंस जो होती हैं वो हो जाती हैं, लेकिन वाइंड अप भी एक प्रोसेस है और उसके तहत कंपनी के एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करके और उसके क्रेडिटर्स को उनके पैसे दे दिए जाते हैं। यहाँ पे हमारा जायंट स्टॉक कंपनीज का लेक्चर ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि ऐसा पार्टनरशिप भी हैं जिनमें लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड कर दी जाती है। छोटा सा टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे।
امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر لیکچر پسند آیا ہے تو چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو لیکچرز کی نوٹیفیکیشن ٹائم پہ مل سکے، اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. بہت شکریہ.